बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी वार्म वेलकम इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज सबसे पहले बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनको ईमेल या कॉल्स रिसीव हो गई हैं और वो शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। तो अभी आज हमारा एक लेक्चर होगा सर उमर जवेद का। आप एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर हैं नेशनल बैंक में। तो ये आपको बताएंगे इनका एक्सपीरियंस क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं प्रिपरेशन के हवाले से। तो एग्रेरियंस का इंटरव्यू हो तो उसमें एग्रीकल्चर से रेलिवेंट भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर जो है वो कल हमने अरेंज किया आपके लिए। तो वो भी सेम 9:30 बजे जो है वो स्टार्ट होगा। तो सर, ओवर टू यू, प्लीज़ कंटिन्यू। और अगर मैं चाहूँगा कि हमारा फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका जो एक एक्सपीरियंस था इंटरव्यू के हवाले से जो आपने प्रिपरेशन की थी वो एक ब्रीफ सा अगर आप स्टूडेंट से शेयर कर दें, उसके बाद फिर हम फॉर्मल अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू टू ऑल एंड सर जुनैद, वेलकम टू ऑल ऑफ दिस। बड़ी खुशी हुई कि नेशनल बैंक में एज एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर की ऑल स्टेजेस से गुजर कर रिटर्न, फिर उसके बाद डिस्कशन और एंड सेकंड लास्ट स्टेप है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत जरूरी है किसी भी जॉब ये जो आपको सेग्रीगेट करता है उन तमाम कैंडिडेट में से जिसके लिए आप में कैपेबिलिटी है या आप उनसे डिफरेंट हैं और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप ऑफिसर एग्रीकल्चर फाइनेंस का सेकंड लास्ट स्टेप है। इसके इंटरव्यू के बाद फाइनल मेडलिस्ट हैं, जो जो लोग सेलेक्ट होंगे वो फिर अपनी अपनी अपॉइंटेड प्लेसेस पे चले जाएंगे। जब लास्ट ईयर जब इसका एग्जाम हुआ था तो सेम यही प्रोसीजर रहा और एज पर माय प्रिडिक्शन जैसे जैसे मैं बताता रहा वैसे वैसे होता रहा। प्रिडिक्शन दी थी मैंने कि मिड ऑफ दिसंबर इंटरव्यू के लिए अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसी तरह वही बात हुई कि मिड ऑफ दिसंबर इंटरव्यू के लिए अनाउंसमेंट हो गई है। और जिन लोगों को ईमेल्स आए हैं, कॉल्स आई हैं या पर्सनल मैसेजेस आए हैं, तो उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। और जिन लोगों को ईमेल या मैसेज या कॉल रिसीव नहीं हुई वो डिसहार्ट ना हो, अभी मंडे तक का वेट करें। मे बी पॉसिबिलिटी दैट कि आपको मैसेज या कॉल या ईमेल रिसीव हो जाए। ये सर इंट्रोडक्शन था एक, और जितनी भी डिस्कशन में मैंने सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका हूँ। और जिन लोगों ने सारी असाइनमेंट्स या जो भी इंटरव्यू के लिए जो मैंने मटेरियल दिया पहले से डिस्कशन में, वो सब लोगों ने मुझे यकीन है पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और वही चीज बार बार रिपीट होनी है। तो आज की मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है, जिस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की थी उसी हिसाब से जो जो मटेरियल मेरे पास था वो मैंने आपको आज इन स्लाइड में शेयर कर दिया है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरव्यू वही बात है, आपने अपना जो इंटरव्यू है, इनिशियल इंटरव्यू, वो अपना नेम बताना है, अपनी डिग्री बतानी है और यूनिवर्सिटी नेम बताना है। यूनिवर्सिटी नेम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी डिग्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बतानी है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि कुछ हमारे साथ ऐसे भी लोग थे जिनके 50-50 मार्क्स थे, सिलेक्ट नहीं हुए। उसकी क्या वजह? वो बीबीए के थे या बीकॉम वगैरह के थे। जब उनकी सेग्रीगेशन में पता चला तो ये तो आउट ऑफ फील्ड है एग्रीकल्चर के, तो उन्होंने सेपरेट कर दिए थे। लिस्ट मैंने पहले शेयर कर चुका हूँ, जो हाईएस्ट मेरिट था और लोएस्ट मेरिट क्या था। उनके दरमियान जो जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका फाइनल अब इंटरव्यू के लिए जो है हेड ऑफिस ने, उनके रेलिवेंट रीजन ने उनको ऐड कर दिया अपने पर्सनल ग्रुप में। तो अब वो उनको डील करेंगे। इस दफा एक सीरियस चीज ये हुई है, पहले तो ये होता था कि फाइनल सिलेक्शन जब आपकी इंटरव्यू के बाद हो जाती थी तब रीजन
आपको ग्रुप में ऐड करता था कि आप अब इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हैं, अब आप नेशनल बैंक का पार्ट है। जो जो जितनी भी क्वेरीज होंगी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या किसी और मामला के हवाले से, वो सब के सब उन्हीं पर्सनल एचआर वाले ग्रुप में बताई जाएंगी। इस दफा कुछ चीजें डिफरेंट रही हैं, वो आप सबके सामने ही है, ग्रुप आपके सामने ही चलता रहा है। कुछ लोगों को किसी पर्सनल ईमेल मैसेजेस आए हैं लोकल नंबर से, लोकल सिम नंबर से, और कॉल्स आई हैं, लाहौर से कॉल आई हैं 021 कोड के साथ, 051 कोड के साथ, 042 कोड के साथ और 055 कोड के साथ। अब इससे प्रिडिक्शन ये की जा सकती है कि मे बी जिन लोगों को इन कोड्स के साथ कॉल आई हैं, तो हो सकता है कि वो हो चुके हों अपने रेलिवेंट रीजन में, उनकी हायरिंग का कुछ ऐसा वैसा हो, और उन एचआर ग्रुप में ऐड करके ग्रुप बना दिया है। अब उनको लेकर वो आगे चलेंगे। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि मंडे तक का वेट करें, और मंडे में हो सकता है किसी को ईमेल या मैसेज या कॉल रिसीव हो जाए। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने सब बता दिया है, ये क्या क्या प्रोसीजर है, ये एक मिस्टीरियस चीज थी जो अभी तक समझ में नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने वही है कि अपना नाम बताना है, डिग्री बतानी है, यूनिवर्सिटी नाम लाजमी बताना है। इसके बाद इतना टाइम तो नहीं होगा जब इंटरव्यू में, हो सकता है उनके पास सारा डाटा आपका पड़ा हो, जो आपकी सीवी है वो उनके सामने पड़ी हो, ये पूछने की जरूरत ना भी पड़े। आपने पास्ट एक्सपीरियंस बता देना है, अगर वो पूछ लें तो बता दीजिएगा। अगर आपके पास आप 1 2 3 सेकंड में अपनी बात गुजारना चाहते हैं तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें, और ये भी शेयर करें कि आप किस जगह रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, रीजन क्या है, या प्लेस क्या है। अगर जरूरत है तो वो लाजमी शेयर करें उनके साथ। नेक्स्ट करिएगा सर। सबसे पहले इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जा सकता है, नेशनल बैंक का विजन क्या है? व्हाट इज विजन ऑफ नेशनल बैंक? ये मैं वही चीज ये मैं लास्ट टाइम ये पढ़ के गया था, मुझे विजन का मतलब पता था। विजन, नेशनल बैंक का विजन है इमेजिन। अब इमेजिन को उन्होंने किस तरह नीचे डिस्क्राइब किया है, ये नेशनल बैंक वेबसाइट से मैंने उठाया है। अब उसको मैंने नीचे किस तरह डिस्क्राइब किया है। इंटीग्रिटी इज द कॉर्नस्टोन ऑफ एवरीथिंग वी डू। ठीक है, जो चीज हमने करनी है सच्चे दिल से करनी है और पुख्ता यकीन के साथ करनी है, जो भी करनी है। इसके बाद एम का है, एम से क्या है? मार्केट लीडरशिप इज व्हाट वी एम अक्रॉस द फुल टारगेट सेक्टर। हमने उन टारगेट को टच करना है जहां से कैपेबिलिटी हो बिजनेस की, या ऐसी जगह की जहां जिसको हम लीड कर सकते हैं, जिनको हम बिजनेस दे सकते हैं बैंक को, वो चीज हमने उठानी है। मार्केट से उठाकर हमें मूव करनी है इकोनॉमिक में। ठीक है, इसके बाद एजिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक निम्बलनेस विद द हेल्प अडेप्ट टू चेंजिंग द मार्केटिंग कंडीशन। वही मार्केटिंग की कंडीशन के हिसाब से हमें सारी चीजें देखनी है, क्या मामला चल रहे हैं, हम लोगों को किस तरह एक नागहानी सूरत हाल में हम लोगों को फायदा दे सकते हैं। जिस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल है आजकल जो सब्सिडीज आ रही हैं। सब्सिडीज मीन आसान से लफ्ज में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों को पैकेजेस दे रही है, ठीक है, वो सब इसी में आता है। गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्या चीज है कि एक नेशनल बैंक एक विजन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सिफारिश नहीं है, जो किसी की रेफरेंस बेस नहीं है, वो एक शफाफ अदारा है जो आपको अब सिलेक्ट करने जा रहा है। इसके बाद है नेशनल बिल्डिंग रिमेन आवर प्रायोरिटी। ऑब्वियसली हम जिस जगह जा रहे हैं, जहां पर हम अपॉइंट होंगे, हम एज अ ईमानदार लोग सिलेक्ट होंगे, जहां हमें अपनी ईमानदारी के गुण दिखाने हैं। हमें हम साबित करना है हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। इसको अपने प्रायोरिटी पे ही रखना है। आगे है इमेजिन का, लास्ट पे है ई, एम्प्लॉय एंगेजमेंट थ्रू आर मेरिट बेस्ड कल्चर। वही बात हो गई।
अब जो लोग अब सिलेक्शन पे हैं, अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब वो मेरिट बेस्ड कल्चर के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है सिलेक्शन होने वाली है वो टोटली आपकी मेरिट बेस है, इसमें कोई सिफारिश नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। अब मेन वो पूछ सकता है नेशनल, जस्ट यही कह दे कि नेशनल बैंक का जो मिशन है वो है इमेजिन। जब इमेजिन का लफ्ज आप यूज करेंगे, आप उसको हल्का हल्का भी बता देंगे ना, थोड़ा थोड़ा टच देकर, वो आपकी बात समझ जाएगा कि बंदे ने तैयारी की हुई है। नेक्स्ट करिएगा सर। सर नेक्स्ट करिएगा स्लाइड। अब कुछ चीजें हैं कि व्हाट इज रोल ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये कुछ मेन बेसिक डेफिनेशन हैं जो मैंने ली हैं और आपके सामने इस स्लाइड में मैंने बताई हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस का रोल क्या है, अब इसको पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस का रोल है कैटालिटिक रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फर्म फार्म बिजनेस एंड ऑगमेंटिंग द प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज। अब हमने एक फाइनेंस को, हमने अमाउंट को एक ऐसी जगह प्लान करना है एग्रीकल्चर में कि हमारी इकोनॉमी में इजाफा हो, हमारी इनपुट में हम इनपुट करें, हमें आउटपुट में इजाफा हो, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारा बिजनेस चले और लोग खुशहाली की तरफ मूव करें। इन सब का रोल माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है। माइक्रो लेवल पे कैसे है, माइक्रो लेवल पर छोटे किसानों को फंडिंग है, छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास कम एरिया है, उनको बिजनेस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और उनसे वो कमा रहे हैं और आगे अपनी आउटपुट यूज दे रहे हैं, जो हमें बैंक को भी फायदा हो रहा है और उनको भी फायदा हो रहा है। और मैक्रो लेवल पे कैसे इनकी ग्रोथ हो रही है, आप किसी इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हैं, किसी फैक्ट्री को, राइस कंपनी के, फ्लोर मिल को पैसे दे रहे हैं ताकि वो मुल्क पाकिस्तान में प्रोडक्शन करे, चीजों की प्रोडक्शन करके और उनसे ग्रोथ ले और अपना और लोगों का फायदा करे। ये एग्रीकल्चर फाइनेंस की जो है सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बता दी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या कर सकता है, उसकी ड्यूटीज क्या है, वो क्या चीज है, क्या भला है। अब इसकी जो मैंने आसान से रिप्रेजेंटेटिव किया है, इसे रिप्रेजेंट किया है, वो ये है क्रिएटिंग एंड इंक्रीज अ यूनिक लॉन्ग इंश्योरेंस पोर्टफोलियो विच इंक्लूड द टर्म मॉर्गेज एंड ऑपरेटिंग लोन। अब जो भी है जहाँ पर एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर आएगा वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन लोनिंग करेगा, उनको लोन देगा, वो लोन की सूरत में होगा, वो उसकी जमीन को मोर्टेज कर कर उसको गिरवी रख कर उसको पैसे देगा और उस पैसे से जो है कस्टमर, जो हमारा फार्मर है, वो ग्रो करेगा, बीज खाद स्प्रे या जो भी वटेवर उसने वो लेना है अपनी जमीन के लिए लेगा और उसके लिए अपनी आउटपुट क्रिएट करेगा और इन रिटर्न वो बैंक को भी फायदा दे रहा है और अपने फाइनेंशियल इशू भी रिजॉल्व कर रहा है। जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस स्पेशलिस्ट क्या करता है, तो ये रेड हेडलाइन मैंने बता दी है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं मजीद आगे बढ़ाऊँ और बाकी जो जो चीजें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। ये टर्म नॉलेज चीजें हैं जो मुश्किल है, पर यही चीज जो है यही मैंने पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे भी आपको वही डिस्क्राइब की। नेक्स्ट करिएगा सर। एग्रीकल्चर फाइनेंस है क्या चीज, ये एक कैपिटल है जिसको हमने प्रोडक्शन देनी है, एक ऐसा मैस प्रोडक्शन है, एक ऐसी जगह है या ऐसी जमीन है या ऐसा फर्म है जिसको हम लोन दे रहे हैं, जिनको हम पैसे दे रहे हैं, किसके लिए, ताकि वो ग्रो हो, खुद भी ग्रो हो और बैंक को भी ग्रो करे। मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे का, फार्मर बैंक, बैंक फार्मर, मंडी कस्टमर, ठीक है, हाउस होल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीजें सर्कल कर रही हैं। अगर एक फार्मर है वो आलू लगा रहा है, ठीक है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, वो बैंक के पास अपना फाइनेंस लेने के लिए आया है, लोनिंग लेने के लिए आया है, बैंक उसको लोन दे रहा है,
ठीक है, वो उसमें प्रोडक्शन कर रहा है, इनपुट डाल रहा है, उससे आउटपुट हो रही है, वो आउटपुट वो फिर मंडी में जा रही है, मंडी से बाजारों में जा रही है, बाजारों से दुकानों में, होटलों में। इस तरह क्या होता है, वो चीज उसकी साइकिल होती है। फायदा फार्मर से निकल के मंडी में, मंडी से निकल कर कमीशन शॉप पे, कमीशन शॉप से निकल कर कंज्यूमर तक, और फिर उसके बाद एट द एंड जो उसके पास जो मुनाफा बचेगा वो उसको बैंक को भी देगा, खुद भी फायदा लेगा और लोगों का पेट भी पालेगा, और बैंक को भी उससे फायदा होगा। एक एग्रीकल्चर फाइनेंस एक ऐसी टर्म है, इसको आप फाइनेंस के रिलेटेड किसी भी पॉइंट से जोड़ सकते हैं। मैंने डिफरेंट जगह से मटेरियल लिया है, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है ताकि लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। चीजें वही हैं, बार बार रिपीट होंगी, बस अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस के बेनिफिट क्या है? इससे आपकी इनकम ग्रो हो रही है, इनकम फार्मर को मिल रही है, ठीक है, कमर्शलाइजेशन हो रही है हर चीज की। इसके बाद बेटर टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, लोन देकर न्यू टेक्नोलॉजी वो खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है, लेजर खरीद रहा है, या कुछ भी ऐसा हल खरीद रहा है जो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जिससे हमारे ऐसी चीज देंगे। अब दो चीजें इसमें आती हैं, एक होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन, एक होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन वो होता है जो आप, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन वो होता है जो हम किसान को जमीन पे देते हैं ताकि वो बैंक से पैसे लेकर, अमाउंट लेकर वो अपनी जमीन पे लगाए, स्प्रे, खाद, बीज, जो भी उसने लेना वो उस पे लगाए। इसको हम कहेंगे जराई जमीन पे पैदावारी के लिए जो लोन दिया जाता है उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन कहते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन वो लोन होता है जो हम किसान को देते हैं ताकि वो उसे न्यू टेक्नोलॉजी खरीद सके, जिसमें आपका ट्रैक्टर आ गया, लेजर आ गया, या कोई और हल वगैरह आ गया, या कोई भी ड्रिप इरिगेशन जिसमें ट्यूबवेल आ गया। ये सारी डेवलपमेंट में आती है। अब फिर मैं बताता हूँ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। जो भी मशीनरी वगैरह है वो डेवलपमेंट में आएगी। जो भी जमीन पे हम अपने हाथ से कोई चीज लगा रहे हैं, जमीन पे कोई चीज लगा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, वो होती है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसके बाद अगली जो है बात मैंने लिखी है कि समटाइम पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर और एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर में क्या फर्क है, या इस तरह का जो डबल मीनिंगफुल चीजें एग्रीकल्चर फाइनेंस और क्रेडिट। एग्रीकल्चर फाइनेंस defined as the act of acquisition and use of capital in the agriculture। हमने एक एक्विजिशन अप्लाई करनी है, हमने एक कैपिटल अप्लाई करनी है एग्रीकल्चर में। वो किसी भी अमाउंट की सूरत में हो सकता है, या किसी भी प्रोडक्शन की सूरत में हो सकता है, डेवलपमेंट लोनिंग हो सकती है, ताकि वो किसान उसको ले, उससे ग्रो करे, चीजें ग्रो कर कर आगे उससे खुद भी आउटपुट ले और दूसरों को भी उसका फायदा दे। सर आगे चलिए। फाइनेंस क्रेडिट एक ही चीज है। अब इसमें मैंने एक सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है, ऑब्वियसली सब जानते हैं, सब ग्रेडियन यहाँ बैठे हैं, खरीफ सीजन क्रॉप क्या है और रबी सीजन क्रॉप क्या है। ये मुझे बड़ा अच्छी बात याद आ गई जब मेरा इंटरव्यू था, जब मुझसे वो पूछ रहे थे कि अच्छा जी मुझे बताएं कि जो है आपका पोटैटो, उसकी प्रोडक्शन बताया मुझे। मैंने उसको पोटैटो की प्रोडक्शन बताई। तो मैं हूँ सहीवाल का, तो उसी दौरान मैं उसके आगे पीछे में जा रहा था कहीं बाजार, तो मैंने ना पॉयनियर का एक हाइब्रिड बीज देखा जिसका मैंने नाम पढ़ा और उसकी वैरायटी नहीं पढ़ी, और वो मेरे माइंड में रह गई। ये वो इत्तेफाक भी ऐसा हुआ, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में लिया कि मुझे कहते कि अच्छा मुझे बताएं कि पोटैटो की भी नई वैरायटी आई वो कौन सी है। तो मैंने कहा कि सर पायनीर वालों ने एक नई हाइब्रिड वैरायटी बनाई है, उसका कोड गालबन 228 था, पता नहीं 222 था, इस तरह करके। तो मैंने तो वो इंस्पायर हुए कि हाँ जी इस बंदे ने पढ़ा हुआ है। अब वही चीज है, मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि खरीद सीजन है,
सीजन क्रॉप्स क्या है वो पूछ सकता है, जरिए आप एग्रीकल्चर के पूछ सकता है। जो सोइंग सीजन उसका क्या है, कब स्टार्ट होता है, अप्रैल से जून में स्टार्ट होता है, और उसकी हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, वो अक्टूबर या दिसंबर का दरमियान 3.5 महीने का पीरियड होता है जिसके दरमियान हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप बस यही याद रख रहे अप्रैल जून के दरमियान में ये सोता है, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान ये हार्वेस्ट हो जाता है। ये मैंने एक लिस्ट दे दी है, वो सारी आपके सामने है, इसमें राइस है, शुगर केन है, कॉटन है, मेज है, मूंग है, माश। ये मूंग, माश, ये बाजरा या ज्वार, इन पे नहीं आप लोगों ने जाना। आपने पढ़ना है राइस पढ़ लीजिएगा, शुगर केन हल्का सा देख लीजिए, राइस का साइंटिफिक नेम, शुगर केन का साइंटिफिक नेम, इनके मेन पेस्ट कौन से हैं, डिजीजेस कौन से, कॉटन की, मेज की, और यहाँ से मिलेट पे आ जाए, और यहाँ से सोयाबीन पे आ जाए। ये पल्सीज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये नहीं पूछेगा, वो कभी भी नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा जो आप इस वक्त कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप से ज्यादा है कि वो ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान की कैश क्रॉप कौन सी है, आपने उनका नाम बताने हैं। सर नेक्स्ट करिएगा। जी मैंने आपको टर्म बताई है, राइस, शुगर केन, कॉटन वगैरह, इनका आपने साइंटिफिक नेम देख लिया है। अब यही चीज जो मुझे अच्छी लगी है, तो ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन प्लान, ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, DI.agri पंजाब गवर्नमेंट क्रॉप प्लान। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे, ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। जब आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होगी तो आप देखेंगे इसमें जिस तरह अभी नजर आ रहा है, मकई आ रहा है, गंदुम आ रही है, बरसेम आ रही है, कॉटन आ रही है, इसके बाद राइस आ रही है, शुगर केन है। ये एक 12-12 पेजेस के या 8-8 पेजेस के ये पंफलेट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपलोड किए हुए हैं, जिनसे आपको बड़ा नॉलेज मिल सकता है। आपको गूगल, विकिपीडिया या इधर उधर जाने के, घूमने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से वो वीट नहीं जा रहे हो, वीट का सारा डाटा इसमें मौजूद है, सारा का सारा डाटा इसमें है, साइंटिफिक नेम भी इसका दिया हुआ है, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी दी हुई है, इसकी डिजीज भी, पेस्ट भी सब दिया हुआ है, इसकी दवाइयों का नाम भी दिए हुए। ये सारा, ये पेज खोलने के आप इस लिंक को ओपन करेंगे, सारा डाटा आपके सामने खुल जाएगा। आप इसको हल्का सा हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर से, ताकि जो चीज मेन है आपके याद ध्यान ही रहे, आप उसको आगे लेकर इंटरव्यू में चल सके। नेक्स्ट करिएगा सर। इसी तरह रबी क्रॉप आ गई। जो रबी क्रॉप हमारी है, इसमें वीट आता है, बार्ले आता है, मस्टर्ड है, ठीक है। और ये सी से हम या पी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो वीट है मेन, या बार्ले या मस्टर्ड है, इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो नीचे वाला भी देख लीजिए, हल्का हल्का टच दे दें। अगर आप एक एक टॉपिक को 2-2, 3-3 मिनट में या 5-5 मिनट भी आप याद करने में लगा दें, तो आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। इन्हीं से पूछेगा। जरी बात एग्रीकल्चर के बारे में पूछेगा उसमें, और यहाँ से आपसे ये तो नहीं पूछ लेना कि आप मशीन की डेफिनेशन सुनाएं, आप वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सुनाएं, वो कभी भी नहीं पूछेगा। वो आपके रेलिवेंट फील्ड ही रहेगा, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर वाला बंदा बैठा होता है। क्योंकि आपकी जॉब भी एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर की, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर वाला बंदा बैठा हुआ है जो आपसे सारा इंट्रोडक्शन ले रहा होगा। इसके बाद आता है कि ये ग्रो कब होती है, और इसके बाद हार्वेस्टिंग का क्या टाइम होता है। ये जनवरी से मार्च दरमियान ग्रो हो जाती है। सम टाइम ये आज से भी मार्च मिड तक भी जाती है, या एंड मार्च तक भी जाती है। वो 3 महीने का डिफरेंस डाल के आपने इसकी हार्वेस्टिंग बता देनी है। टमाटो है, टोबैको है, इसके बाद पोटैटो है, ठीक है, गार्लिक, ठीक है। जो मेन मेन क्रॉप है वो पढ़नी है। ये नहीं है कि इसमें से आप जनाब आप पढ़ रहे हो, मस्टर्ड सीड पढ़ रहे हो, गार्लिक पढ़ रहे हो, या ग्राम पढ़ रहे हो, अलसी पढ़ रहे हो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीजें पढ़े आपके मेन मकसद की, जो आपके खाने पीने में रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, या जो हमारी आंखों देख के सामने चीजें हैं। टमाटो हो गया, तंबाकू हो गया, पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, गार्लिक, ये चीजें। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, मेन मेन चीजें पढ़े, इतना टाइम ही नहीं होना। वो आपसे यही चीजें पूछेगा। सर आगे करिएगा। अब इसके बाद क्रॉप की डिटेल है।
ये मुझे पेज बहुत अच्छा लगा, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जिसमें सारी ना चीजें बताई गई हैं, कौन सी जो है फसल कब लगती है, उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, या यील्ड एस्टिमेशन क्या है कि कब लगती है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई पर मंथ के हिसाब से ना। तो ये जो लिंक्स हैं आप इनको ओपन करें, और एक इसमें मैंने एक डाला हुआ है, सर्वे डाला हुआ है, रिपोर्टिंग सर्वे डाला हुआ है, लाजमी ओपन कर लीजिएगा। ये भी 8 पेजेस का है, हल्का सा सर्च सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद आनी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। सर नेक्स्ट करिएगा। इसके बाद वही बात, ये भी लिंक मैंने उठाया है एग्रीकल्चर पंजाब की वेबसाइट से, जहाँ पे हम कहते हैं कि कितनी प्रोडक्शन एरिया कितनी जमीन पे होना चाहिए, जो सरकारी जो गवर्नमेंट बताती है, जिसमें आप एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपको लैंड यूज के बारे में बताते हैं, आपकी कितनी लैंड होनी चाहिए जिस पे आप ये चीज लगाएंगे तो आपको फायदा होगा, आपको इनपुट क्या मिलेगी, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आप फायदा क्या होगा, या आपका फिनांस कितना इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें इस वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। इनको लिंक ओपन करें, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको इसमें से मिल जाएंगी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करता हूँ। नेक्स्ट करिएगा सर। अक्सर सवाल, ऑब्वियसली बैंकिंग है, बैंकिंग में हर चीज वो पूछ सकता है, जो भी बैंक के रेलिवेंट है, या जो भी बैंक में जो चीज मौजूद है वो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने वही बताया है, वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा जी कि हार्ट के कितने चैम्बर हैं, लंग्स किधर है, या रिब्स रिब्स की कितनी बोन, आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, वो कभी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। वो पूछेगा और बैंकिंग में ही रहेगा, या बैंकिंग से ही पूछेगा। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर के साथ आपका क्रेडिट ऑफिसर भी होगा, आपका ऑपरेशनल मैनेजर भी होगा, मैनेजर भी होगा, ई रेमिटेंस ऑफिसर भी होगा, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर भी होगा, और कैशियर भी होगा, हेड कैशियर होगा। ये सारी चीजें ना इज द पार्ट ऑफ बैंक, बैंक का हिस्सा है। क्रेडिट ऑफिसर की मैंने कुछ इसमें ना स्पेशलाइजेशंस उनकी लिखी हैं, उनका काम क्या है, क्या करते हैं, ये क्या है, क्या चीज नहीं है, सारा मैंने इसमें बताया है। इसमें से मेन मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहली लाइन देखते हैं तो वो ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेस वो करता है। एप्लीकेशन कस्टमर आया है तो उसने क्रेडिट ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन रिसीव की है, और उसको फाइनेंस के बारे में कुछ मालूमात देगा, ठीक है, और उसका लोन या जो भी उसके मामला है वो उसको देगा और वो स्टार्ट करेगा। इसके बाद फाइनेंशियली डॉक्यूमेंटेशन उसकी कस्टमर की होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। अगर वो उस लोन पे या उस अमाउंट पे पूरा उतर रहा होगा ऑब्वियसली तो उसको लोन मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगी, वरना अदरवाइज उसे मना कर दिया जाएगा। अब जिसको लोन देना है ना, उसको लोन देने से पहले हम उसकी हिस्ट्री जान जाते हैं। ऑब्वियसली एक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जाए, उसने अगर लोन लेना है तो वो कहेगा, क्रेडिट ऑफिसर कहेगा कि आप जनाब हमें अपनी पे स्लिप दें। जब वो पे स्लिप देगा ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा इस बंदे की तनख्वाह कितनी है। अगर मैं उस बंदे की तनख्वाह 80,000 से ज्यादा है, तो अगर वो 5 लाख लोन की डिमांड कर रहा है, तो एक क्रेडिट ऑफिसर ऑटोमेटिकली एक अंदाजा लगा लेगा कि 80,000 तनख्वाह है इस बंदे की और 5 लाख लोन लेना चाह रहा है। अगर इसकी मैं 20,000 के हिसाब से किस्त बना दूं पर मंथ, और ये 3 साल तक ये चले, तो इसका फाइनेंस और बैंकिंग को भी फायदा होगा, और इसका फाइनेंस की जो भी जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। ऑब्वियसली ये एक लाइन लिखी है, फाइनेंशियल हिस्ट्री आपको ऑटोमेटिकली उसकी पता चल जाएगी। कस्टमर की को इसकी जो लोन की जो एप्लीकेशन है उसको प्रूव करता है, या उसको उसने अप्रूव करके आगे उसको प्रोसीड करना है, ठीक है, वो सारे मामला उसको कम्युनिकेशन से ही पता चल जाएंगे कि क्या बंदा है, क्या बंदा नहीं है, क्या लोन बैकअप करने वाला बंदा है कि नहीं है। वो सारे मामला एक क्रेडिट ऑफिसर इन चीजों से समझ जाता है। जब आप लोन दे देते हैं तो उसकी मैनेजिंग लोन भी
या जिसे हम रिन्यूअल कहते हैं या जिसको रिकवरी कहते हैं, वो भी करना भी उसी का हिस्सा है, वो भी हम उसी में ही काउंट करेंगे, वो भी क्रेडिट ऑफिसर का काम है। सेम यही काम एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर का है। जारी बात, आप किसी को जरिए पैदावारी लोन दे रहे हैं तो आप उससे लोन रिकवरी भी करेंगे, आप उससे अपना कम्युनिकेट भी रहेंगे और सारे मामला आप उनसे पर हो सके। और उसकी कहाँ लगा रहा है, ये ना ओके वो आपसे पैसा लेके गया, बेटे की शादी कर दे या बेटी की शादी कर दे, नहीं, आपने उसकी ना मॉनिटरिंग करनी है। जो भी वो अमाउंट आपसे ले रहा है वो आया कि वो जमीन पे लगा भी रहा है कि नहीं लगा रहा, ये सारी चीजें क्रेडिटर के हाथ में होती है, नजरों के सामने ये होनी चाहिए। नेक्स्ट करिएगा सर। ई रेमिटेंस ऑफिसर होता है। ई रेमिटेंस ऑफिसर क्या होता है, हम कहते हैं जी बंदा गया है ब्रांच में, मेरे पास पैसे आए हैं जी, आप बाहर से कहाँ से आए हैं, दुबई से आए हैं, लंदन से आए हैं, यूके से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, सऊदी अरेबिया या दुबई या ओमान से, जहाँ से भी उनको डील करता है ई रेमिटेंस ऑफिसर। ई रेमिटेंस आपको बाहर रहते हैं तो पैसे भेजते हैं, तो बैंकिंग के ई रेमिट ऑफिसर के पास आप जाते हैं, उनसे कहते हैं हमारे बाहर से पेमेंट आई है तो काइंडली आप हमें दे दें। सिंपल सी डेफिनेशन, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी ई रेमिटेंस ऑफिसर का काम क्या है। ठीक है, मनी एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद रेमिटेंस, व्हाट इज द रेमिटेंस इन बैंकिंग। रेमिटेंस, बैंकिंग में रेमिटेंस है क्या चीज, is a transfer of fund. A cash remittance is when the sender deposit the cash instead of using debit card or credit card or cash. सेम इसी तरह बाहर के मुल्क में आपका भाई बैठा है, उसने घर पैसे भेजे हैं तो वो आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उसने आपको कोई अकाउंट नहीं दिया, उसने बस ये कहा कि मैंने पैसे भेज रहा हूँ, वहाँ नेशनल बैंक से ले लें या HBL से ले लें, तो कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको बैंकिंग सेक्टर आपको मनी प्रोवाइड कर देता है विदाउट आपके अकाउंट नंबर से। हर बंदे का तो नेशनल बैंक अकाउंट नहीं है, या हर बंदे का HBL अकाउंट नहीं होता, तो बगैर विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या एनी अकाउंट नंबर के आपको बाहर से पैसे भेज दिए जाते हैं, तो इनको डील करता है रेमिटेंस ऑफिसर। नेक्स्ट करिएगा सर। अब ओबियसली हर बंदे को पता है, बैंकिंग में जाना हुआ होगा, यहाँ पर आपका ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑपरेशन मैनेजर आपका मैनेजर भी काम करता है इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर। पहले नंबर मैनेजर होता है, दूसरे नंबर पे आपका ऑपरेशन मैनेजर होता है। वर्किंग तो डिफरेंट होती है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दोनों पे किसी भी वक्त, जरूरत के वक्त दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं। चीज वही है, क्या नाम है इनका, प्रोसेसिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, आपको मैंने जो कुछ फार्मूलेशन करके, स्ट्रेटजीज करके, परफॉर्मेंस देकर और आपको एक रिसोर्स देकर लोगों को सहूलत मुहैया करते हैं, कंपनी को सहूलत मुहैया करते हैं, फिर कंपनी उन पे रिलायबल होती है कि वो उनके लिए लोगों को फायदा दे। अगर आपकी ब्रांच में मैनेजर नहीं बैठा होगा तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके मैनेजर के साइन होंगे, वो ऑपरेशन मैनेजर कर सकता है, नहीं कर सकता। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे ऑपरेशन मैनेजर का साइन हो और वो ना बैठा हो, क्या मैनेजर उसको कर लेगा सेट? इफ इफ पॉसिबल, अगर उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो देन आपका मैनेजर उसकी एज ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे साइन कर सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर का होना लाजमी है। ये सारी चीजें मैं आपको
इसी वजह से बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आप सबका ये फील्ड नहीं है, एग्रीकल्चर आपका फील्ड है, ये बैंकिंग आपका फील्ड नहीं है, बट जॉब की नौयत किस इस तरह की है कि मुझे डिस्कस करना पड़ रही है। तो इसी फॉर्म में बैठा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप इन चीज़ों को समझ, वो रियल ज़रूर है, ना समझ में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ मटेरियल दे सकें या गाइड कर सकें, वही कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा देगा। वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको शेयर कर दी हैं, ठीक है, इसके इसमें सब परचेज मटेरियल या प्लान, जो भी चीजें हैं, वेयर हाउस, नेक्स्ट करिएगा। अब रिलेशनशिप ऑफिसर और रिलेशनशिप मैनेजर में क्या फर्क है? बहुत से दोस्तों को का क्वेश्चन था, कुछ पूछ रहे थे, सर जी क्या मामला हो गया है अप्लाई ऑफिसर के लिए और मेल्स आ रही हैं आपकी रिलेशनशिप मैनेजर की, ये क्या मामला? तो ब्रदर, चीज ये है, दोनों चीजें एक ही। रिलेशनशिप ऑफिसर एक कम लेवल की स्ट्रेस या डिप्रेशन है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो हाई लेवल का डिप्रेशन या स्ट्रेस है। तो इसके लिए सिंपल से वर्ड मैंने यूज, हाई लेवल या लो लेवल डिप्रेशन, तो यही चीज है, दोनों में फर्क कोई नहीं है। बस रिलेशनशिप ऑफिसर की कुछ ड्यूटीज होती हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स की ड्यूटीज होती तो वो ऑफिसर वाली हैं, पर थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। वो कुछ ना कुछ पब्लिक डीलिंग भी और बिजनेस प्लान भी और बायर से बिजनेस लाना, ये सारे मामला रिलेशनशिप मैनेजर के होते हैं। अब जितने पोर्टफोलियो या डिपॉजिट जमा करवाना, बैंक को मुनाफा देना या बैंक के पोर्टफोलियो में इजाफा करना, ये सारे रिलेशनशिप मैनेजर और रिलेशनशिप ऑफिसर की, ठीक है, बिजनेस 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 और कस्टमर और बैंकिंग के दरमियान एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि उनमें एक एतमाद पैदा हो, ताकि वो उनसे लोनिंग वगैरह या कुछ भी फाइनेंस ले सके और खुद भी फायदा लें और बैंक को भी फायदा दें। आगे है कि यही डेवलपमेंट में इनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप ऑफिसर ना हो या आपका ब्रांच में एक फाइनेंस ऑफिसर, एग्रीकल्चर फाइनेंस हो जाती है, क्योंकि उस ब्रांच में एक बिजनेसमैन भी आ रहा है और एक फार्मर भी आ रहा है। ऑब्वियसली जिस जिस ब्रांच में आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर मौजूद नहीं होगा, तो वो आपको एग्रीकल्चर फंडिंग किस तरह आप उसकी करेंगे? जाहिर बात है, क्रेडिट ऑफिसर को तो ये काम नहीं पता, ठीक है, ना ही टेलर ऑफिसर को पता है, ना ई रेमिटेंस वालों को पता है, ठीक है। अगर एक कस्टमर आता है, अगर आप ब्रांच में एग्रीकल्चर ऑफिसर है ही नहीं, ज़रूरी लोन होता ही नहीं है या ज़रूरी प्रोडक्शन लोन है ही नहीं, तो क्रेडिट ऑफिसर या ई रेमिटेंस ऑफिसर कुछ उसकी हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग फंक्शन है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वर्किंग है, वो जो उन वर्किंग को अपना उसी वर्किंग से करके लोगों को वो फायदा दे रहे हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर लोनिंग करेगा, ये मैनेजर डिपॉजिट लेके आएगा, मैनेजर सबका हेड है, सबका हेड है, वो सबको डील करेगा। और अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर क्या है, ये अकाउंट खोलेगा। कैशियर का क्या काम है, वो कैश लेगा। हर बंदे की अलग अलग वर्किंग है, वो सारी बैंकिंग में होती हैं। ये सारी इन टर्म्स को बताने का मकसद यही था, ताकि आप इन चीजों को एक दफा अंडरस्टैंड कर जाएं। हो सकता है वो उनमें से पूछ ले, और कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो हट के बैंकिंग के रिलेटेड हो। मैंने इस वजह से ये पॉइंट ऐड किया है। नेक्स्ट करिएगा सर।
सबसे पहले पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे, जब भी किसी भी मुल्क का डेवलपमेंट देखना हो, उसका सबसे पहले जीडीपी देखा जाता है, उसकी इकोनॉमी देखी जाती है। वो इकोनॉमी कैसे देखी जाएगी? डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, तहसील लेवल पे सर्वे किए जाते हैं। इस तरह ये मर्दमशुमारी वाले आते हैं, ये भी इट इज अ पार्ट सर्वे। लाइक इसी तरह डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट तहसील आपके एग्रीकल्चर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लोगों का एरिया वगैरह नॉलेज लगाया हुआ, वो सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड होती हैं। वो सारा डाटा नोट करके एग्रीकल्चर पंजाब को वो देते हैं, ताकि उनको अंदाजा हो कि सहीवाल में, इस शहर में या इस एरिया में इतना आलू लगा हुआ है, इतना प्याज लगा हुआ है, और इतना बीट लगा हुआ है, इतना शुगर केन लगा हुआ है। एक्सटेंशन वाले और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे वाले या एफडब्ल्यूओ वाले सारे के सारे एक दूसरे और लोगों को का जो डाटा है वो लिया जाए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाए। इस तरह पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मैंने ना 3 लिंक्स ऐड किए हैं। एक वर्ल्ड बैंक का लिंक है, ठीक है, ये एक लिंक ओपन होगा। जब ये लिंक ओपन होगा, जितना मुश्किल 5 से 10 लाइनें हैं, उसको आप देखें, आसान है, मैंने पढ़ा है। जो चीज मैंने आपको बता रहा हूँ वही चीज है। वो बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे का, बताएंगे कि ओवरऑल बैंकिंग का जो इकोनॉमिक सर्वे है या पाकिस्तान का जीडीपी सर्वे है वो इंटरनेशनल में कैसा रहा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक फाइनेंस डॉट गवर्नमेंट, ये भी पाकिस्तानी वेबसाइट है पे एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 18 है। ये 5 से 6 पेजेस का है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जो चीज मैंने आपको बताई है वही जिसमें लिखी हुई है, कोई ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा लिंक भी पाकिस्तान को में बताएगी, न्यू सर्वे है वो, इसमें मैंने टॉपिक ये है, बुकलेट पाकिस्तान इकोनॉमी ड्यूरिंग कोरोना। जारी बात है, कोरोना आया 2 साल 2.5 साल कोरोना रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जीडीपी को कुछ फायदा तो नुकसान तो हुआ है। तो उसका ये एक आर्टिकल है, ये फ्रेश आर्टिकल है, इसको आप पढ़े, अक्टूबर 2021 को ये पेपर है, ये रिलीज हुआ है। ठीक है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या नुकसान रहे, जीडीपी का क्या नुकसान रहे, फाइनेंस का क्या नुकसान रहा, या हमारा आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, फूड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा क्या इंटर रिलेशनशिप रहा, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। एक दफा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट करिए सर। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपसे वो पूछ सकता है कि भाईजान मुझे बताएं कि नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है। ये प्रेसिडेंट ये नहीं पूछ रहा कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछेगा आपका नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है। आरिफ उस्मानी अभी जो है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और ये प्रेसिडेंट है हमारे। इसका बताने का मकसद क्या है कि ये मेरे से पूछा गया था, इस वजह से मैंने ये पॉइंट इसमें ऐड किया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ से पढ़ा है, तो मैंने कहा ये मैंने नेशनल बैंक की वेबसाइट से पढ़ा है। तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुए थे, हाँ इस बंदे ने तैयारी की हुई है। ये मैंने इस वजह से ये मैंने यहाँ डाला है, जो जो पॉइंट मैंने याद किए थे, जो जो मैंने पढ़ा था, वो सब मैं इसमें ऐड करूँ। अब सीईओ प्रेसिडेंट कौन है हमारे नेशनल बैंक का, वो है आरिफ उस्मानी। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है, कोई ऐसा मिस
मिस यूज नहीं करना ऐसे वर्ड का जो पाकिस्तानी पुलिस को, पाकिस्तानी एम्बेसी को, पाकिस्तानी गवर्नेंस को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या आपकी किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप उसको हिट करें या आप उसको इसके खिलाफ कोई बात करें, आपने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करनी। हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें बहुत प्यारा है, ठीक है, हर बंदा ही प्यारा समझता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारा है, तो जारी बात प्यारा है तो हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी पाकिस्तानी किसी भी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को बुरा नहीं कहना, ठीक है, उसको पॉजिटिव पहलू के साथ लेकर चलना है। इसके बाद मैंने ये कुछ लिंक्स ऐड किए हैं, इसमें आप इस लिंक को ओपन करेंगे, 3-3 4-4 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का जो उस डिपार्टमेंट का, क्रेडिट डिपार्टमेंट का सीईओ कौन है वो इस लिंक में मौजूद है पहले में। इसके बाद फरीद मलिक है, ये भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिस्सा हैं, ठीक है। ये रेमिटेंस डिपार्टमेंट के हेड, ठीक है। इस तरह ये 5-6-7 जो भी हैं 3-3 लाइनों के हैं, ठीक है। आप लिखें, आप साइड पे खुल जाएगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस का डायरेक्टर कौन है वो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगी। नेक्स्ट करिएगा सर। बेस्ट ऑफ लक सब स्टूडेंट्स को बताने का मकसद यही था कि इन सब चीजों में वही चीज है कि हम ये इंटरव्यू सेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको किस तरह गाइड करूं। ये अजीब सा सेशन था जिसमें आप एग्रीकल्चर भी आ रही है, जिसमें बैंकिंग भी आ रही है, जिसमें आईएमएफ भी आ रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी आ रहा है, डब्ल्यूटीओ भी अंदर आ रहा है। ये सारी क्या बला है? ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक सेशन मैंने सारी चीजों को बीच में कोलैबोरेट करने की कोशिश की है ताकि आपको बैंकिंग का भी कुछ पता चले या एग्रीकल्चर का भी पता चले, ठीक है। और लास्ट में आपको ये बात लाजमी बताऊंगा, जो जो टॉपिक्स या जो जो आपको डिस्कशन के दौरान दिए गए थे उनको एक दफा आप सब देख लीजिएगा। हो सकता है वो आपको टॉपिक के रिलेटेड, जब आपके डिस्कशन में जो टॉपिक मौजूद था उसके बारे में वो कुछ पूछ ले, बैंकिंग के बारे में कुछ पूछ ले, खरीफ रबी सीजन के बारे में पूछ ले। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। आपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको पता होगा कि मेरा एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको कुछ बेसिक चीजें भी पता होंगी। मेरे लिए इन सब चीजों को एक ही जगह पर इकट्ठा करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि 14-15 डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लोगों के पास शॉर्ट टाइम था, मेरे पास भी मसरूफियत बहुत थी। तो मैंने कहा कि एक एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, ठीक है। अब जो लोग एग्रोनॉमी से हैं, एंटोमोलॉजी से हैं, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, पीपीजी, वट जो भी डिपार्टमेंट है, आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बेहतर जानते हैं, ठीक है। उसका बेसिक बेसिक नॉलेज आपको पता होगा, वो भी आपने रिव्यू करना है तो वो भी कर लीजिएगा। तो सर जुनेद, जी थैंक यू सो मच सर। सर कुछ इससे पहले कि हम चैट बॉक्स को ओपन करें, मैं कोई 2-4 क्वेश्चन है वो आपसे करना चाहूंगा कि जी जब जी सर आपका पूछें। इंटरव्यू, जी जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो ये मेरा हाल ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, फिजिकल इंटरव्यू तो नहीं होगा ये? सर ये ऑनलाइन इंटरव्यू इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि कोरोना, जब हमारे दफा भी कोरोना था, बाद में हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी ने कहा था कि आपका फिजिकल इंटरव्यू लिया जाएगा, पर वो सूरत हाल नहीं बन सकी थी। अब ये है कि इनका ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो वही वही बात, ये वही लोग हैं जो मेरी डिस्कशन में थे। ठीक प्रॉपर है। तरीके से ड्रेसिंग वही होगी। ड्रेसिंग आपको मैंने बताई थी, मेल्स की ड्रेसिंग कैसे होगी, पैंट कोट टाई लगाई हो, ठीक है। और लड़कियों की ड्रेसिंग जो है हिजाब किया हो या जो भी वट एवर दे वांट, तो वो जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, एक साफ सुथरे माहौल में बैकग्राउंड और सारे रूम का माहौल और लाइटिंग का सब सिस्टम होना चाहिए,
ताकि चीजें आपको जो पैनल के सामने पता चले कि ये लोग हमारे सामने इंटरव्यू देने के लिए आए। सर वो आप जिस तरह लास्ट टाइम बात बता रहे थे, एक बंदा 4 पीपल डेट के इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे तो नहीं लगता वो सिलेक्ट हुआ होगा, उन्होंने पहली फुर्सत में उसे फारिग कर दिया होगा। नहीं, उन्होंने उस दिन जिस दिन डिस्कशन कर रहे थे उसी दिन उसे फारिग कर दिया था। जी, तो सर यही दूसरा चीज। दूसरा जी दूसरा ये बताइएगा कि आपका इंटरव्यू का टोटल टाइम कितना था और आपसे अंदाजन कितने क्वेश्चंस उन्होंने जो है वो पूछे थे? सर इंटरव्यू का टाइम आपको भी बेहतरीन पता है, मुझे भी पता है। मैं भी एक एफपीएससी का इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ और एक पीपीएससी का इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ। सर इंटरव्यू के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 से 4 मिनट होते हैं आपको बताने के लिए आप हैं क्या भला, आपके पास नॉलेज क्या है, आप अपने आप को कैसे इंप्रेस करते हैं उनके सामने। सिर्फ 4 से 5 मिनट, 10 सेकंड के अंदर तो अपना सर जनरल इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे से जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग की गई थी, मैं जुनेद भाई मैं आपकी बात को दोबारा लेता हूँ, जो मुझसे क्वेश्चनिंग आंसर की गई थी वो यही की गई थी जो मैंने इन सब स्लाइडों में मैंने जो एक्सप्रेस कर दिया है। मुझसे उन्होंने खरीद सीजन में क्रॉप्स का पूछा था, रबी का पूछा था, उन्होंने मुझसे सारी चीजें ये पूछी थी कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी खरीद सीजन में आपके फ्रूट्स कौन से लगते हैं, आपकी वेजिटेबल्स कौन सी लगती हैं, आपकी क्रॉप्स कौन सी लगती हैं। इन सब जो स्लाइड में जो लिंक है, एक ये लोग ये सब मेरे जो दोस्त हैं एक दफा लिंक ओपन करके देखेंगे ना, सारी चीजें उनको पता चल जाएंगी। सर आपको पता है कि एक एक चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करना बहुत टफ था। ठीक है, हमारे पास एक तो टाइम नहीं था, ये हालांकि ये मैंने प्लान सोचा था मैं संडे वाले दिन करूंगा, पर मैंने इस वजह से पहले की है ताकि लोगों को पता चल जाए, उनके पास एक दिन का टाइम मिल जाए। जी सर, बैंकिंग सेक्टर का जो इंटरव्यू होता है ना, मैं पर्सनली उसको समझता हूँ कि एक दिन अगर अच्छे तरीके से तैयारी की जाए ना तो बहुत इजी होता है कि आप उस सीट को जो है वो हंट कर सकते हैं। तो जी सर इसमें आपसे नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू पैनल है वो जी मेरा ख्याल नेशनल बैंक के डेफिनेटली एग्जेक्टिव्स होंगे जी कि जी वो कोई बिल्कुल। एकेडेमिया से भी उन्होंने पैनल में इंक्लूड किए होते हैं रिसर्च। मेरा नहीं ख्याल कि बैंकिंग सेक्टर में जो है वो एकेडेमिया से लेते हैं, वो उनके अपने ही एग्जेक्टिव होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर या प्रोफेशनल वो एग्रेरियंस होते हैं। ऑब्वियसली सर इसी तरह ही मैं आपकी बात को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो वहां पर उनका सर तजर्बा इतना हो चुका होता है, वो एग्रीकल्चर के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, आप अब मैं जिस तरह एक एग्रेरियन हूँ, एग्रीकल्चर से हूँ, एग्रीकल्चर की डिग्री पढ़ी हुई, आप मुझसे बैंकिंग का कोई भी आप फील्ड पूछ ले मुझे पता होगा। ठीक है सर, उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, उनके एकेडमिया से उनको लाने की जरूरत ही नहीं है, वो सब जानते हैं। उनको पता है कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं या खरीफ क्रॉप कौन सी हैं, वो कब सो हो रही हैं, कब ग्रो हो रही हैं, कब हार्वेस्ट हो रही हैं। उन्होंने आपको घुमाना है 3 से 4 मिनट में। इवन के वो आपसे पूछ लें आपका बैंकिंग के बारे में कुछ पूछ लें, इवन के वो रबी खरीफ के बारे में पूछ लें, या कोई आपकी कोई नई वैरायटी पूछ लें, वो यही पूछ सकते हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी सर बताया है, वो कभी आपसे नहीं पूछेंगे मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन सुनाओ, या मुझे ये बताओ कि हाँ जी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, वो कभी भी नहीं ये पूछेगा। उसने जी बीच में थैंक रहना है, उसने उसने फील्ड के बीच में रहना है। उसने बैंकिंग को एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को बैंकिंग में, बैंकिंग को एग्रीकल्चर में, उसने इनपुट इंक्लूड करते ही रहना है। वो किसी बात से आपको घुमाएगा। जी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरव्यू होता है, एक चीज़ आप अपने माइंड में अभी से क्लियर कर लें कि जब आप इंटरव्यू में उनके सामने बैठे होंगे तो वो एक ही चीज़ आप में तलाश कर रहे होंगे कि कल को अगर आपने फील्ड में जाना है या आपने ऑफिस के अंदर बैठना है तो उसमें आपका कस्टमर्स के साथ रवैया किस तरह का है। अगर आप उनके सामने कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप उनके सामने रिएक्ट कर जाते हैं, अगर आप उनके साथ एक्स्ट्रा आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, तो वो कभी भी बैंकिंग सेक्टर में जो है ना आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैंकिंग में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आपका पेशेंस चाहिए होता है, आपका प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है और एक गुड एटीट्यूड चाहिए होता है। इसलिए जो सबसे मेन चीज़ आपने इसके ऊपर फोकस करनी है वो ये है कि आपने एक फ्रेंडली और कॉन्फिडेंस के साथ जो है, खास तौर पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, ये चीज़ें जो है वो आपने इंश्योर करनी है। दूसरा इसमें आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि उधर कोई भी जो है ना वो नो डाउट उनको बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर की पता होती हैं, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना वो नहीं करते। जब मेरा ZTPL में इंटरव्यू था तो मुझे याद है मैंने सिर्फ 3 पेजेस पढ़े थे इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के। उसकी हमारी कल क्लास भी है, उसमें आपको जो है होप्स हो कि जितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सारी उसमें कवर हो जाएंगी।
तो कुछ डेफिनेशन है, उसका लिंक भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको। बेसिक डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की, जिस तरह जिसमें स्मॉल फार्मर की डेफिनेशन क्या है, मीडियम फार्मर कौन सा होता है, लार्ज फार्मर कौन सा है। और सर ने आपको एक क्वेश्चन बताया, वो हर किसी भी बैंक में आप इंटरव्यू देने चले जाएं, वो आपसे रबी और खरीफ सीजन की डेफिनेशन लाजमी पूछ सकते हैं, आपसे क्रॉप्स का पूछ सकते हैं, और अगर ज्यादा आपको उन्होंने कंफ्यूज करना है तो आपको कह सकते हैं जी कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रबी हैं और कौन सी खरीफ है। तो ये आपको यानी कि पता होनी चाहिए, कम से कम 10-10 जो है वो फसलें आप याद कर लें कि ये वाली 10 रबी की फसलें हैं और ये वाली 10 खरीफ की फसलें हैं। तो एक ये चीज़, दूसरा जो है वो इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आपको पता लग जाएगा कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 19.2% है। ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जो आपने लाजमी पढ़नी है वो नेशनल बैंक की वेबसाइट है, जिस तरह सर ने भी आपको बार बार कहा है। तो उसमें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो थोड़ी सी देख लें, उनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उसके अलावा उनके प्रेसिडेंट का नेम क्या है, इसके अलावा जो स्टेट बैंक है इसके गवर्नर का नाम क्या है, तो हमारे फिनांस मिनिस्टर का नाम क्या है। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें, इतनी यानी कि कह लें कि परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको जो है वो सारी क्लियर होनी चाहिए। जी। अच्छा सर, मैं इसमें एक एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। काफी लोगों के मुझसे कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर हमें कॉल नहीं आ रही, या हमें मेल नहीं आई, या हमें मैसेज नहीं आया। इसका सर मैं आपको जो मैं आपको सही बताऊं कि 98% चांसेस हैं कि ये बंदे जिनको अभी आ चुकी है यही बंदे फाइनल है। 98% चांसेस। और 2% चांसेस ये है कि वीकेंड आया है, हफ्ता इतवार की छुट्टी थी, हो सकता है मंडे तक वो एक्सटेंड करते सबको ईमेल्स आ जाएं या सबको मैसेजेस या कुछ भी कॉल्स आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है, प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। बाकी जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं उनके रीजन वालों ने उनके नंबर से ऑटोमेटिकली उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। मेरे पास एक भावलपुर का एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि एक ग्रुप बना है, वो बहावलपुर रीजन से जो नेशनल बैंक के एचआर डिपार्टमेंट से उन्होंने ग्रुप बनाया है, उस लड़के को उसमें ऐड किया हुआ। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि यार ये कोई फेक तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, फेक नहीं है, ठीक है। बहावलपुर रीजन के जो हेड थे, ठीक है, स्टाफ कॉलेज का जो भी बंदा था उसने आपको अपने ग्रुप में ऐड किया, इट्स मीन कि वो बंदा सेलेक्ट है। ठीक है, ये भी प्रिडिक्शन की जा सकती, हो सकता है मंडे तक कुछ ना कुछ आपको कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, वरना 98% चांसेस तो यही है कि मे बी पॉसिबिलिटी दैट दीज आर द फाइनल कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू। तो बाकी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ है बहुत सारी। यहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी आज के इस टफ दौर में इंटरव्यू तक पहुंचना। सर आप बेहतर तरीके से जानते हैं कंपटीशन कितना है और बेरोजगारी कितनी है। तो अल्लाह पाक इन सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो जी सर, आपको कुछ और पूछना है या आपके माइंड में कोई और जी क्वेश्चन जी। है जो? जी लेडीज एंड जेंटलमैन, चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है, तो आप क्वेश्चन जो भी हैं आपके कर सकते हैं। एक चीज आपने जो है ना वो लाजमी प्रिपेयर करनी है, जो सबसे पहले आपने प्रिपेयर करनी है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बैंकिंग सेक्टर में खास तौर पे इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे याद है कि मैंने एक इंटरव्यू जो है वो HBL में दिया था, एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर का, और एक जो है वो ZTBL में दिया था। तो एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर का जब HBL में दिया था, तकरीबन कोई 20 मिनट्स की मेरी डिस्कशन उसमें हुई थी। तो उसमें पूरी डिस्कशन जो है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में जो जो चीज़ें मैंने अपनी बताई थी, उसी के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं उनके ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो सारी डिस्कशन वो ही करते रहे हैं। तो बेसिकली इन इंटरव्यूज का पर्पस भी ये है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो चेक कर रहे होते हैं, आपकी निगोशिएशन पावर्स देख रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जो है, इसको आप प्रिपेयर करें। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है उनको लाजमी उसमें हाईलाइट करें। अगर आप किसी सोशल नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में रहे हैं या यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद है, उसको लाजमी उधर मेंशन करें, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ें आप मेंशन करते हैं, IT से रेलिवेंट आपकी स्किल्स हैं उनको लाजमी मेंशन करें। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट वगैरह करते रहे हैं उनको लाजमी मेंशन करें। तो ये चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं, इनको अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो लाजमी मेंशन करें। इसका जो है वो बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो एक सवाल वो आपसे कर सकते हैं कि वाई वी रिक्रूट यू।
तो उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज बता सकते हैं कि सर यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे मैनेजमेंट का शौक था, बैंकिंग सेक्टर जो है वो इसमें एक ग्रूमिंग काफ़ी होती है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, हम अपने आप को बेस्ट तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह की, और उसके अलावा जो आपकी स्किल्स हैं उसको आप लाजमी इसमें हाईलाइट करेंगे। और ये आपको पूछ सकते हैं कि वाई नेशनल बैंक, किसी और बैंक में आपने क्यों अप्लाई नहीं किया। तो उसमें सिंपल आप कह सकते हैं जी हमारी डिग्री एग्रीकल्चर है, तो क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज हमारे एग्रीकल्चर से रेलिवेंट है। तो क्योंकि नेशनल बैंक जो है वो लीडिंग बैंक है एग्रीकल्चर का इन पाकिस्तान, 2-3 साल से लीडिंग बैंक का इसे अवार्ड मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसलिए मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो नेशनल बैंक है। आल्दो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कह भी सकते हैं कि ZTBL में आप क्यों नहीं जाते। तो उसमें सिंपल आपने यही रखना है कि जो नेशनल बैंक है इसको बेस्ट एग्रीकल्चर बैंक का अवार्ड जो है वो 2-3 मरतबा मिला है। तो ये भी आप पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो नेशनल बैंक को ही आप जो है वो प्रायोरिटाइज उधर करेंगे बैठ के। और तीसरा, जिस तरह सर ने आपको कहा, कोई नेगेटिव स्मेल जो है ना अपने पैनल को नहीं देनी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, एक जो प्रोग्रेसिव वे में डिस्कशन होती है वो आपने कंटिन्यू करनी है। तो सर मेरा ख्याल है अब डिस्कशन हमारी तकरीबन कंक्लूड हो गई है। तो जी सर। क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के ले लेते हैं हम। जी सर। सर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 23 लोग सिलेक्ट हुए हैं, और क्योंकि जो मेल आई है उनमें से 23 लोग ही थे। ब्रदर, हो सकता है कि ये जो 23 लोग हैं, मे बी ये भी हो सकता है कि वहां पर सीट्स ज्यादा हों। ठीक है, जिस तरह सर पीपीएससी में या एफपीएससी में होता है कि एफपीएससी में एक सीट पे 8 बंदे बुलाते हैं और पीपीएससी पे एक सीट पे 5 बंदे बुलाते हैं। तो इसको आप 23 को खुद ही प्लस माइनस कर लें, अगर अंदाजे से कि आप एक सीट पे 5 बंदे बुला रहे हैं तो उसमें से कितने लोगों को सीट के लिए सिलेक्ट करना है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कितनी सीट्स हैं, ये ना तो ये पीपीएससी ने लिया ना ही एफपीएससी ने लिया जहाँ इन्होंने अपनी सीट्स मेंशन की होंगी। ये अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया जा सकता कि बहावलपुर में, मुल्तान में, बिहाड़ी में या इधर उधर जहाँ भी कितनी सीट्स हैं, इस बारे में नहीं कुछ कह सकता मैं। जी सर। अ, जी, इसमें क्योंकि सर रिक्रूटमेंट रीजन वाइज होती है, तो रीजन में जितनी वैकेंसीज होंगी वो HR को पता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उन्होंने शार्ट लिस्टिंग की है। जिस तरह एक भाई बता रहे हैं कि बहावलपुर में 105 के 6 लोगों का उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो डेफिनेटली बहावलपुर में फिर ज्यादा वैकेंसीज होंगी। तो आपने तो जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। हमारा भी बड़ा क्रेज होता था हमें कि इतने लोग जो है वो शार्ट लिस्ट हुए हैं, 5,000 बंदा शार्ट लिस्ट हुआ है ZTBL के अंदर, 300 सीटें हैं, तो सारी कैलकुलेशन। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को जो है ना फोकस आप ना करें, आप जस्ट अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें और बेस्ट जो है आपने डिलीवर करना है। तो बाकी एक भी सीट होगी तो वो फिर आपकी है, अगर आपने सबसे बेस्ट जो है वो परफॉर्म किया। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये डेफिनेटली फेज ही ऐसी है कि हर बंदे में होती है। लेकिन प्रिपरेशन को जो है वो आप मेन फोकस करें। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी चाहिए जी? सिंपल है। फॉर एग्जांपल मुझे वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आई एम जुनेद हफीज, सन ऑफ हफीज अहमद, बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। आई completed my BSc honor from University of Agriculture फैसलाबाद with agriculture extension major। तो साथ एग्रीकल्चर साइंस भी आपने बोलना है, BSc ऑनर एग्रीकल्चर साइंस। और आई सर्व्ड फॉर 5 ईयर इन ZTBL एज ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर एंड नो आई एम CEO स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो डेफिनेटली जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका नेम आपने लाजमी बताना है। आल्दो के उन्हें पता होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन का जो है एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है ये। और थर्ड जो है आपकी जो भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, फिनांस सेक्रेटरी रहे हैं, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी क्लब के अंदर, लाजमी उसको मेंशन करें। बहुत प्लस पॉइंट है, आपको यूनिक करेगा। मैं तो अक्सर अपने जो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करवाता हूँ, मैंने 2-3 कजन थे आल्दो के, वो बीकॉम वगैरह उन्होंने किया हुआ था, तो उनको तो मैं कहता था कि आप कोई मोहल्ले की सोसाइटी डाल दें, कोई आप दोस्तों की सोसाइटी डाल दें, और कोई नहीं है तो ब्लड डोनेशन सोसाइटी डाल दें कि उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये है कि वो 1-2 क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं, उसको आप इजीली टैकल कर देंगे। लेकिन एक जो उन्हें स्मेल जाएगी इससे आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की, वो बड़ी ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि कोई अच्छी सी जो मैनेजेरियल आपकी हाईलाइट आप कर सकते हैं अपनी स्किल्स या IT से रेलिवेंट, तो वो लाजमी करें।
सर इसमें एक चीज मैं और मेंशन करूंगा, इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एमएससी का थर्ड सेमेस्टर होगा या बीएससी का लास्ट सेमेस्टर होगा। तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि ना, जिनका बीएससी का थर्ड या लास्ट है तो वो यही अपनी प्रीवियस डिग्री ही मेंशन करें जी, मेरा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही है। ये ना मेंशन जी करें जी। कि मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, फोर्थ में। उन्होंने कहा ना ये तो बंदा अभी पढ़ रहा है तो इसको फारिग करो ना पहली फुर्सत में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज कभी भी आपने हाईलाइट नहीं करनी है। आप हमेशा जो आपकी प्रीवियस है उसको मेंशन करें। साथ जो है वो आप बता दें कि वो पूछ सकते हैं जी आप 2 सालों से क्या कर रहे हैं। तो घर में एक ऑनलाइन एकेडमी बनाई हुई है तो टीच कर रहा हूँ, या कोई सो आप कह सकते हैं फैमिली बिजनेस को देख रहा हूँ, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हुए हैं। या सिंपल कह सकते हैं कि जी मैं जॉब की जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड का था इशू। तो ये अंडरस्टूड उनको होता है कि चलें ये जो 1-2 साल से जो है वो स्ट्रगलिंग फेज नॉर्मली लगी जाती है। तो कभी भी अपना जो है वो थर्ड सेमेस्टर आपने नहीं जी जी। बताना, उधर हमेशा जो प्रीवियस आपकी डिग्री है उसको हाईलाइट करें। सर इसमें से एक क्वेश्चन आया कि एमएससी का लास्ट सेमेस्टर हो, अगर देखें ना फातिमा नासिर, अगर लास्ट सेमेस्टर है ना तो आप यही करें कि यही शो करें कि मेरी एमएससी कंप्लीट है, या बीएससी कंप्लीट बताएंगे या एमएससी नहीं कंप्लीट बताएंगे। नहीं नहीं सर, उसमें बीएससी ऑनर आप बताएं अपनी, आप बस हाँ, एमएससी ये तो अभी ना लास्ट सेमेस्टर है। हाँ फिर लास्ट सेमेस्टर आप बिल्कुल। है ना, तो फिर बीएससी जाहिर करें। और अच्छा एक और चीज सर पूछते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा ना तजर्बा नहीं है। भाई जो 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप है ना, 6 महीने 8वां सेमेस्टर, वो भी आपका एक्सपीरियंस ही है। वो आपने जिस अदारे से भी किया, आप उसको कहें आप मैंने ऐसा एक्सपीरियंस, मैंने 6 महीने काम किया है। सर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आप उधर हाईलाइट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं था तो मैंने तो दोनों इंटरव्यूज में बताया था कि आई वाज द फर्स्ट इंटर्नी ऑफ एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो बड़ी डिस्कशन भी मेरी फिर सारी एग्री टूरिज्म के ऊपर स्टार्ट हो गई कि एग्री टूरिज्म क्या होती है, पाकिस्तान के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो इंटर्नशिप का आप लाजमी आपको बताना चाहिए। तो उसको सिंपली आप अगर कह सकते हैं कि आई डिड माई इंटर्नशिप इन एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो यही बेहतर है कि बजाय आप एक्सपीरियंस का वर्ड यूज करें, आप इस तरह जो है उसको मोल्ड कर सकते हैं सवाल को। सर एक ये आया है कि थीसिस सबमिट है, फ्री हूँ और नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सर मैं तो कहता हूँ जो जिनकी डिग्री या थीसिस हो गया हुआ है ना सर, वो फिर अपनी एमएससी पूरी शो करें। नहीं नहीं, जिनका थीसिस हो गया डेफिनेटली उन्होंने एमएससी अंदर जो है वो हाँ वो पूरी शो करें। कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, जो इन प्रोसेस हैं वो अपना जो है लास्ट डिग्री का बताएंगे। जिनका प्रोसीजर कंप्लीट है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो क्योंकि आपको अब असाइनमेंट कोई नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जी तो जी बिल्कुल। आपको बताना चाहिए जी मेरा कंप्लीट हो गया है। नोटिफिकेशन जो है वो 1 माह तक, 6 माह तक, जो 1 माह तक, 2 वीक तक जो है वो हो जाएगा। तो हाँ सबमिट जी। मेरा जो है वो थीसिस हो गया, आप बता सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी जी। ठीक है सर, वही बेसिक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है कुछ तो आप पूछ लें फिर मुझसे, फिर वरना कंक्लूड करते हैं इस हमारे इस सेशन को। जी जी। बस सर 2-4 सवाल मैं देख रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट जी। सवाल अगर रह गया तो वो पूछ लेते हैं। जी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज। जो आपकी लैंग्वेज, वही वही लैंग्वेज इंग्लिश में। अपना आप उर्दू में इजी हैं तो उर्दू में लगे रहें, वरना इंग्लिश में अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन इंग्लिश में लाजमी दें। ये ना कहेंगे मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं सही बात हूँ, ऐसे नहीं। माय नेम इज मोहम्मद जावेद, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, आई डिड माय एमएससी। इस तरह करके आप इंग्लिश में अपना ना चंद सेकंड में अपने आप को कंप्लीट करें, उर्दू में ना करें। उर्दू में बाकी बात करेगा वो जो पूछे। सर सिंपल उसका यानी कि एक जो हम जब इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे या हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, तो इंट्रोडक्शन मस्ट है। 2-4 इसकी लाइनें होती हैं और वो यानी कि कह लें कि वही होती हैं। तो आपकी डिग्री भी माशाल्लाह बीएससी ऑनर है, इंग्लिश में इंटरव्यू लाजमी करें। आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। तो नर्वसनेस बिल्कुल आपने शो नहीं करनी इंटरव्यू के अंदर। तो बाकी कह लें कि बेसिक सा नॉलेज अपना प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह सिलेक्शन पक्की होती है। तो सिंपल आपने उनको कह लें कि कन्विंस ही करना होता है कि कम्युनिकेशन बच्चे की अच्छी है, चीज़ों को टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो ये चीज़ें जी बिल्कुल, अगर आपका इंट्रो आपके पास अवार्ड्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, या इस तरह की कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई मैनेजेरियल अचीवमेंट्स हैं आपकी,
आपको सोसाइटी कलर मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी कलर मिला हुआ है, फैकल्टी कलर मिला हुआ है, लाजमी उसको हाईलाइट करें और बताएं किस वजह से मिला है। जी सर, बेहतरीन हो गया। ये सारी वही चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। इंशाल्लाह सर इनका अच्छा हो जाएगा इंटरव्यू। वही चीजें हमने बार बार रिपीट की हैं जो जिन लोगों ने डिस्कशन में भी हमारा साथ दिया और अब भी। जी सर। जी बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, ये डिटेल में डिस्कस हो गया है। और आपको वही चीज़ें जो है वो आप बता सकते हैं जी। एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन है तो ग्रूमिंग अच्छी होती है, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन रेलिवेंट जॉब है, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। चले माशाल्लाह, जबरदस्त सर। जी सर। हाँ, एक सवाल जो है ये मैं लाजमी चाहूँगा, ये आपने अच्छा किया याद करवा दिया। अक्सर वो सवाल पूछते हैं जी, आपको अगर हम फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुर है, तो मुझे उन्होंने पूछा था कि आपको अगर बहावलपुर में हम एलोकेट कर देंगे तो आप जाएंगे। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने आपने रिजेक्ट नहीं होना, आपने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। तो आपने कहना जी, आप जिधर भी मेरी पोस्टिंग कर देंगे आई विल ज्वाइन। तो ये आपने जो है ना इसके ऊपर जीरो आर्गुमेंट करनी है, ये क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछ लेते हैं। जी सर। सर इसी तरह था बात का, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी आप जब मैं सर मेरे मेरे से उन्होंने पता क्या पूछा था। मुझसे उन्होंने पूछा था कि हम आपको ना मिंचनाबाद ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप चाहे जद्दे भी भेज देंगे ना, मैं भी चला जाऊंगा। तो वो एक मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया था। वो लास्ट में उन्होंने ना एक एज अ शुगर के तौर पे मुझसे कहा था, तो मैंने भी एज अ फन किया। मैंने कहा सर आप जद्दे भेज देंगे मैं जद्दे भी चला जाऊंगा। तो वो फिर हंसने लग गए थे और मुझे पता चल गया था कि मेरा माशाल्लाह इंटरव्यू अच्छा हो गया है। तो ये चीज है, आपने यही पॉजिटिव आपने कहना है कि सर आप जिधर जिधर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है, आई विल ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बस। बिल्कुल। मुझे सर इधर से याद आया, मुझे ना जब हम इंटरव्यू पैनल के लिए इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद गए ZTBL में, तो वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, काफी स्टूडेंट थे, कोई 150-200 के करीब स्टूडेंट बैठा हुआ था उधर। तो मेरे साथ वाला दोस्त था एक मेरा, तो वो ना खरीफ और रबी की फसलें जो है वो पढ़ रहा था, 5-5 उसने लिखी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा जी कल मेरे दोस्त से जो है ना ये सवाल पूछा है, और हर एक से वो पूछ रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप मंडे को आपके किसी दोस्त का इंटरव्यू हो जाता है, तो उससे आप सवाल लाजमी कंफर्म करें कौन से पूछ रहे हैं, और उनको फिर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 जो है वो रबी की और खरीफ की जो है वो पढ़ ली। उधर से अंदर गया हूँ, तो इंट्रोडक्शन वगैरह करवाने के बाद पहला सवाल ही उन्होंने कहा जी रबी और खरीफ की 5-5 क्रॉप्स के नाम बताएं। तो अब पहले उन्होंने मुझसे रबी की पूछा, उसमें मैंने सॉरी, पहले मुझसे उन्होंने खरीफ का पूछा, उसके मैंने नाम बता दिए। उसके बाद मुझे रबी का कहा, मैंने 5 फसलों के नाम बता दिए। तो मुझे एक इंटरव्यू पैनल में से पूछते हैं कि आपने राइस जो है वो रबी और खरीफ दोनों में बता दिया है। तो अब मुझे याद नहीं था कि मैंने रबी में बताया है कि नहीं बताया, लेकिन इतना पता था कि लास्ट पे इन्होंने खरीफ पूछा है, उसमें मैंने राइस जो है ना, सॉरी, लास्ट पे इन्होंने रबी पूछा है तो उसमें मैंने राइस बताया है। तो मैंने स्माइलिंग फेस के साथ उन्हें कहा, मैंने कहा सर राइस जो है वो रबी क्रॉप है, आलदू के राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो बाज का तो होता है कि अब जब बाहर आया तो मैंने कहा कि ये तो बेसिक चीज थी, और यही मैंने ब्लंडर उधर मार दिया है कि लास्ट पे उन्होंने मुझे मौका भी दिया तो मैंने फिर भी उन्हें कहा कि ये रबी क्रॉप है। तो लेकिन बाकी मेरी जो डिस्कशन थी, कोई 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, बाकी लोगों का 2-2 3-3 मिनट का इंटरव्यू था। मेरे साथ काफी डिस्कशन हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी एक ब्लंडर की वजह से जो है ना कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना। तो मैंने भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं था किया, बाहर आके आल्दो मुझे पता लगा कि ये खरीफ क्रॉप है, तो मैंने रबी का जो है वो आर्गुमेंट किया उनके साथ। तो लेकिन क्या था कि एक कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा जी लास्ट में मैंने रबी बताया तो डेफिनेटली इट इज रबी क्रॉप। तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चंस, सॉरी मुझे बार बार कॉल आ रही है, मेरा हाल इसको कंक्लूड करते हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे एक पूछा था, वो मैं लाजमी शेयर करूंगा आपसे, कि एक गांव में 3 जो है ना वो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। तो वो तीनों के 10-10 बंदे आपके पास आ जाते हैं ब्रांच के अंदर, तो आप उनको किस तरह टैकल करोगे? एक उसी गांव का जो है ना कोई मसला है जिसको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो सिंपल मैंने कहा था जी कि इसका बस ग्रुप बनाएंगे, उनको बस ग्रुप का नहीं था पता, उन्होंने कहा जी बस ग्रुप क्या होता है?
तो मैंने कहा बजाय कि 30 बंदों को मैं अपने ऑफिस में बुलाऊं, मैं उन्हें कहूँगा 10-10 को कि वो अपनी डिस्कशन करें, एक जो है अपना टीम लीडर बनाए, तो वो 3 टीम लीडर जो है मेरे ऑफिस में आएंगे। तो उनका मौका वही होगा जो 30 लोगों का है, लेकिन ये है कि 3 लोगों को हैंडल करना मेरे लिए इजी होगा। तो इस तरह के आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। तो कोई मैनेजेरियल जो है ना चीज आपको शो करनी चाहिए। आकिब अनवर है, इन्होंने पूछा है ECIB क्या होता है और काइबर क्या होता जी सर। है। काइबर रेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये कल जो है वो कंफर्म, बल्कि अभी कंफर्म करके ग्रुप के अंदर हम शेयर कर देते हैं। और CIB जो है जी, इसको CWR भी कहते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट होती है। स्टेट बैंक जितने भी पाकिस्तान में लोन्स होते हैं उसकी हर CNAC पे एक रिपोर्ट बनी होती है, और उसमें अगर आपने डिफरेंट बैंक से कर्जा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, तो वो क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपका डिपिक्ट हो जाता है, और वो स्टेट बैंक से जो है वो उसको इशू करता है। इतने मेरा ख्याल है कि टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे नहीं वो नहीं पूछेंगे। नहीं सर, वो कभी भी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं बेसिक पूछेगा। क्वेश्चन आप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आप रहे। हाँ, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर का आपको पता होना चाहिए, और लार्ज फार्मर जो है ना इसका भी पता होना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होती है, तो ये सारी डेफिनेशंस आपके साथ शेयर कर देंगे हम आज। तो आप इनको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, इतना सच डिफिकल्ट नहीं होता। जो मटेरियल आपसे आज हम शेयर करते हैं उसको काइंडली लाजमी पढ़िएगा, तो मेरा ख्याल है कि उसमें से आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जी थैंक यू सो मच सर, आपका भी और स्टूडेंट्स। जी इंशाल्लाह कल जो है वो हम इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जो बेसिक स्टेटा है उसकी हमारा लेक्चर है अदर बैचेस का, तो उसमें उसका लिंक आपसे भी शेयर करेंगे। उस लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जी थैंक यू सर। सो मच। सर एक जी बात सर मेरे दिल प्लीज। में आ गई, वो लाजमी आप ऐड करिएगा मुझे। जिस तरह आप बता रहे थे ना, आप वो मिक्स कर गए थे रबी खरीफ में। आप जिस तरह ये हाइब्रिड बीज आया हुआ है पोटाटो का, वो हाइब्रिड बीज जो रबी में भी लग रहा है खरीफ में भी लग रहा है, ठीक है, या जो मेज लग रही है, वो भी आप ये भी कह सकते हैं सर, मेज है वो रबी में भी लग रही है और हाइब्रिड जो है वो खरीफ में भी लग रही है। इससे पता उसको क्या चलेगा कि ये बंदा पढ़ के आया हुआ है, डबल है ना, हाइब्रिड बीज है। तो ये आप उस पे कह सकते हैं, इतनी गहराई में नहीं जाइएगा। तो बाकी सर आप इनको कंक्लूड करें। बेस्ट ऑफ लक सबको, और मुझे खुशी कि जहाँ सब तक पहुंचे हैं। सर अगर इनमें से सब लोग भी हो जाए ना सर, बड़ी खुशी होगी कि माशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाई है। चलें, थैंक यू सो मच सर मेरी तरफ से। ठीक है, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू सो मच सर, आपका भी, आपने प्रीशियस टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी मैनेज किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो इस तरह की हम लेक्चर्स इसको आपके लिए करते रहेंगे मैनेज। तो यही है जी, बेसिक जो नॉलेज है आप उसको बस प्रिपेयर करें, इतनी टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। नेशनल बैंक की वेबसाइट को अच्छी तरह पढ़ लें, इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान को लाजमी पढ़ें। उससे उसका फायदा ये है कि किसी भी क्रॉप की वो आपसे डिस्कशन कर लेता है कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज क्यों हुई है, बाकी मेजर की इंक्रीज क्यों हुई है, मेजर क्रॉप्स की। तो वो बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और आपसे पूछ सकता है कि स्टेट बैंक का जो डिस्बर्समेंट टारगेट है वो कितना है फिजिकल ईयर का। तो इसलिए इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाजमी आप पढ़े। कल उसके की पॉइंट्स हमारा लेक्चर है ऑलरेडी, वो आपसे भी लिंक शेयर करेंगे, आप भी उसको ज्वाइन करें। जी तो बाकी जो बेसिक डेफिनेशंस है वो आपको एक मैं लिंक सेंड करता हूँ फेसबुक पेज का। उसके अंदर तकरीबन सारी जो बेसिक डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की हर मेजर्स की, वो तकरीबन कोई 150 के करीब है। आप उनको एक मरतबा लाजमी पढ़े, मैंने सिर्फ उनको पढ़ा था। जितने भी 5-6 सवाल उन्होंने पूछे वो सारी डेफिनेशन उसके अंदर थी। तो बेसिक बेसिक चीजें ही उन्होंने पूछनी है। बेस्ट विशेस, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। रिजवान भाई काइंडली अगर आपको आवाज आ रही है तो मीटिंग को जो है वो एंड कर दीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। जी सर।